Conceptual questions, chapter number 4, 11th Physics KPK and Federal Board. चैप्टर नंबर 4 में जो conceptual questions है उनकी डिस्कशन की जाएगी. Question number 1. A bucket is taken to the bottom of well. Does the bucket possesses any potential energy? Explain. क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जब किसी बकेट को किसी भी वेल के बॉटम पर लेकर जाते हैं तो क्या उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है जी. तो हम कहते हैं कि यस, द बकेट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन टेकन टू द बॉटम ऑफ द वेल. जब किसी बकेट को किसी भी वेल के बॉटम तक लेकर जाएंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इस शेप में एक वेल है जिसमें इस सरफेस तक वाटर है. अब जब बकेट को इस वेल के अंदर लेकर जाएंगे तो ये जो वाटर है वो इस बकेट के ऊपर अप थ्रस्ट एक्ट करेगा, जिसकी वजह से बकेट जो है वो नीचे नहीं जा सकेगी. अब अगर बकेट को नीचे लेके जाना है तो बकेट को इस अप थ्रस्ट के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, जो कि फोर्स लगानी पड़ती है डाउनवर्ड. सो फोर्स अगेंस्ट एफ थ्रस्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड. अब ये जो बकेट वर्क करती है अगेंस्ट दिस अप थ्रस्ट ऑफ वाटर, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वही पोटेंशियल एनर्जी इस बकेट के पास होती है जी. सो व्हेन वी टेक अ बकेट टू द बॉटम ऑफ अ वेल, we do work against the upthrust of water. This work done is stored in the bucket has its potential energy, and at the bottom of the well, its potential energy equal to the amount of work done on the bucket. हम कहते हैं कि बॉटम ऑफ द वेल के ऊपर इस बकेट के पास उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी जितना इस बकेट ने वर्क किया होगा अगेंस्ट दिस अपथ्रस्ट ऑफ वाटर. However, this should be noted that the potential energy of the bucket with respect to ground is negative. हम ये कहते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस बकेट के पास वो नेगेटिव होती है. उसकी रीज़न क्या होती है? बिकॉज इट इज़ मेजर्ड बिलो द ग्राउंड लेवल. क्योंकि अब ये ग्राउंड लेवल से बिलो है तो इस वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये नेगेटिव में मेजर्ड होती है. अगर आप ग्राउंड लेवल से अबव मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होती है, और ग्राउंड लेवल से बिलो मेजर करेंगे तो नेगेटिव होती है जी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन एन एरो इज शूट फ्रॉम द बो इट हैज काइनेटिक एनर्जी. फ्रॉम वेयर डज इट गेट द काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर यह बताया जा रहा है जी कि जब एक तीर कमान में से एक तीर को चलाया जाता है तो उस तीर के पास काइनेटिक एनर्जी होती है. पूछा ये जा रहा है कि इस तीर के पास ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है. तो इसका आंसर सो सिंपल है जी कि हम कहते हैं कि द एरो इज फिटेड इन द स्ट्रिंग ऑफ द बो. अगर आप बो को देखें, तीर कमान को देखें, तो वो हमारे पास इस शेप का होता है, जो ये हमारे पास इसके कहलाती है इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ द बो. अब जब तीर को इसमें एडजस्ट किया जाता है तो जो हमारे पास ये स्ट्रिंग होती है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके आ जाती है. सो द स्ट्रिंग इज पुल्ड बैकवर्ड. अब जब आप स्ट्रिंग को बैकवर्ड करेंगे तो वर्क इज डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द बो. अब जब आप इस स्ट्रिंग को बैकवर्ड लेकर आते हो तो बेसिकली आप वर्क करते हो इसको बैकवर्ड लेकर आने के लिए. ये जो वर्क होता है ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है जी. तो जब आप इसको बैकवर्ड लेकर आएंगे तो इस स्ट्रेस स्ट्रिंग के पास क्या होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एरो के अंदर. इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ फिर ये एरो आगे मूव कर रहा होता है. एट द टाइम ऑफ शॉट द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड. जैसे ही आप स्ट्रिंग को रिलीज करेंगे तो फिर इसकी ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में. तो द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी. अब ये जो एरो है ये स्ट्रिंग के साथ अटैच हुआ है तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर इस एरो को मिल जाएगी. So arrow is fitted in with the string. It also gain the kinetic energy. When released from the bow, the arrow goes with kinetic energy from the string in the forward direction. फिर ये इसी kinetic energy के साथ ये arrow जो है ये forward direction में move कर जाता है जी. This is question number 2. Next है question number 3. Does a hydrogen filled balloon possesses any potential energy? Explain. कहता है कि जो हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होता है, जिस बैलून के अंदर हाइड्रोजन गैस फिल हुई हुई होती है, क्या उस बैलून के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी होती है? इस बात को एक्सप्लेन करें. तो हम कहते हैं जी कि यस, जो हाइड्रोजन फिल्ड बैलून होता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है.
इसके एक्सप्लेनेशन के लिए याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन गैस होती है ये लाइटेस्ट गैस होती है, इसका वजन बहुत कम होता है हैज़ कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक अदर गैसेस। ठीक है जी, जो अदर गैसेज हैं हवा के अंदर, उन सब का जो वजन है वो हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा होता है। So the volume of the hydrogen in the balloon is lighter than same volume of air. अब बैलून के अंदर जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, उसका जो वॉल्यूम है उसका वजन भी फिर डेफिनेटली कम होगा अगर उतनी वॉल्यूम की मैं और गैसेस ले लूँ। तो जब आप लोग इस बैलून को एयर में लेके जाते हैं तो एयर फिर इसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है जी। सो व्हेन हाइड्रोजन फिल्ड बैलून इज इन द एयर इट फील एन अप थ्रस्ट फ्रॉम द हैवियर एयर। जब आप इस बैलून को हवा में छोड़ते हैं तो हवा इसके ऊपर फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूव करता है हाइड्रोजन फिल्ड बैलून। क्यों अपवर्ड मूव करता है? क्योंकि उसका वजन काफी कम होता है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जिस चीज का वजन कम होता है तो वो ऊपर हवा में उड़ती है, क्योंकि हवा उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही होती है। अब जब ये बैलून हमारे पास हवा के साथ अपवर्ड जाता है ना, तो फिर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करता है? वर्क करता है। So it doing work against the force of gravity. The work against the gravitational force is stored in the form of potential energy in the balloon. अब जैसे जैसे ये बैलून जो है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेगा, इसके अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है, यही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वजह से हम लोग कह देते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लड बैलून है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। इज काइनेटिक एनर्जी अ वेक्टर क्वांटिटी? क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है? तो हम कहते हैं कि नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। लाइक एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है जी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। जिस तरह बाकी तमाम एनर्जीज जो हैं वो स्केलर नेचर रखती हैं, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस बात को प्रूव करने के लिए हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू होती है 1/2 mv स्केयर। अब यहाँ पर ये जो v स्केयर है बेसिकली ये डॉट प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी वेक्टर विद इटसेल्फ। ठीक है जी, वेलोसिटी का अपनी ही सेल्फ के साथ ये डॉट प्रोडक्ट होता है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी विद इट्स सेल्फ। तो हमारे पास फिर वी स्केयर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मैस भी क्या बन जाएगा? एक स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो है ये फिर प्रोडक्ट है दो स्केलर क्वांटिटीज का, तो इस वजह से ये भी हमारे पास क्या बन जाती है? एक स्केलर क्वांटिटी ही बन जाती है। इसके अलावा हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास जस्ट मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है हमारे पास। ठीक है जी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम हम ये कहते हैं कि आप लोग अगर किसी सिस्टम में कोई वर्क करते हो ना, तो वो बेसिकली इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अगर वर्क हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है तो फिर ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी ही बन जाती है। So an interesting angle to see the problem through is it is the work done on a body which appear as a kinetic energy. Work done in a body is equal to change in kinetic energy. So if work is a scalar quantity, then kinetic energy is also a scalar quantity. This is the answer of this question. Next is question number 5. What happened to the kinetic energy of the bullet when it penetrate into the target? कहता है कि जब कोई बुलेट किसी टारगेट को जाकर हिट करती है और उसमें से पेनिट्रेट करती है, तो ये बताएं कि उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये कहते हैं कि जी कि जब कोई भी बुलेट जिसका मास m के इक्वल हो और उसकी स्पीड v के इक्वल हो, जब वो मूव कर रही होती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू 1/2 mv स्केयर। अब जब ये बुलेट जाकर किसी टारगेट को हिट करती है ना जी, तो ये उसमें से पेनिट्रेट करती है। कुछ टाइम पेनिट्रेट करने के बाद ये बुलेट रुक जाती है। जब ये बुलेट रुक जाएगी उस टारगेट के अंदर ही कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी हो जाती है जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी भी फिर जीरो हो जाती है। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो होती है? क्योंकि बुलेट हमारे पास रुक गई थी। अब बुलेट रुकती क्यों है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है। तो हम ये कहते हैं जी द काइनेटिक एनर्जी पोजेसेस by the bullet as given in the above equation is exhaust mostly in the work done against the resistance offered by the target while penetrating into it। कहते हैं जी कि जो जो काइनेटिक एनर्जी है ये ज्यादातर
एग्जॉस्ट इस वजह से हो जाती है, ज़्यादातर इसका लॉस इस वजह से हो जाता है कि जब बुलेट मूव करती है किसी भी टारगेट के अंदर से, तो वो टारगेट इस बुलेट की मोशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाता है, जिसकी वजह से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाती है। जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है वो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में रिलीज हो जाती है, लाइक वो हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी, वो साउंड की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट है वो तीन जगहों पर ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही है। एक, जब वो किसी टारगेट को जाकर हिट करती है तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो साउंड की फॉर्म में एग्जॉस्ट हो जाता है। सिमिलरली, जब वो किसी चीज़ को जाकर हिट करती है तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू रेजिस्ट कोलिजन। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी का जो पार्ट है वो हीटिंग इफेक्ट के अंदर यूटिलाइज हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वो जाकर जब ये बुलेट उस टारगेट के अंदर से पेनिट्रेट करती है, तो वो जो टारगेट है वो इसकी मोशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस लगाता है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से वो जो बुलेट है वो रुक जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी कन्वर्जन होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी बुलेट के अंदर जी। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। Next है question number 6. Does the tension in the string of a swing pendulum do any work? Explain. कहते हैं कि अगर एक पेंडुलम जो है वो स्विंग कर रहा हो, तो जो स्ट्रिंग यूज हो रही होती है पेंडुलम के अंदर, तो क्या उस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आती है क्या वो कोई वर्क करती है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है जी। तो हम कहते हैं कि वर्क डन ड्यू टू द स्ट्रिंग ऑफ स्विंग पेंडुलम इज जीरो। जो सिंपल पेंडुलम की अंदर स्विंग जब हो रही हो और जो टेंशन आ रही होती है स्ट्रिंग की, वो कोई वर्क नहीं करती। उसकी रीज़न क्या होती है? अगर आप सपोज कर लें तो ये आप लोगों के पास ना एक सिंपल पेंडुलम की अरेंजमेंट बनी हुई है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये इंडिकेट करती है स्ट्रिंग को, और ये जो वाइट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट को जो यहाँ पर ओसिलेट कर रहा है। हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो वर्क है वो इक्वल टू होता है जी एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये जो एफ है ये रिप्रेजेंट करता है टेंशन इन द स्ट्रिंग को, और जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस डिस्टेंस को जो ये ओसिलेट कर रहा है। अगर डिस्टेंस को मैं एस के साथ रिप्लेस कर दूं और टेंशन को एफ को मैं टेंशन के साथ रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एस कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आप लोग फिगर में देखें ना तो टेंशन हमारे पास इस तरह अपवर्ड है, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर इन दोनों के दरमियान हम लोग देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है टेंशन और डिस्टेंस के दरमियान में। सो द एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्री। तो जब आप cos 90 पुट करोगे, cos 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्क है फिर वो जीरो आ जाता है। तो इस वजह से हम लोग ये कह देते हैं जी द वर्क डन ड्यू टू द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंग पेंडुलम इज जीरो। इस स्ट्रिंग की वजह से जो वर्क डन आता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है, याद रखिएगा, वो कोई वर्क नहीं कर रही होती सिंपल पेंडुलम की मोशन के दौरान। आप जिस जगह पर भी जाएंगे ना तो ये टेंशन और ये डिस्टेंस आपस में हमेशा हर पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर ही रहेंगे, ठीक है जी। सो वर्क डन ड्यू टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ स्विंग पेंडुलम इज जीरो। Question number 7. A meteor when enter into the earth atmosphere burns, what happens to it? यहाँ पर ये कह रहा है जी कि जब कोई भी मिट्योर जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो वो जल जाता है। इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है? आप लोगों ने रात के टाइम अक्सर औकात देखा होगा कि आसमान में आपको इस तरह की एक लाइट नजर आती है जो एकदम बुझ जाती है, ठीक है जी। तो इसी को हम लोग मिट्योर कहते हैं कि जब टाइम ये मिट्योर जैसे ही अर्थ के अंदर एंटर होता है तो ये जल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जो मिटेरियल होता है ना, याद रखिएगा, ये बहुत ही लाइट वेट चीज होती है। इसका वेट ना होने के बराबर होता है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ये हमारे पास खला के अंदर पाया जाता है, स्पेस में पाया जाता है। तो जैसे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आता है ये जल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास इसका वजन काफी कम होता है, ठीक है जी, और ये काफी स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है। तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में आता है ना तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स के साथ जाकर आगे ये कोलाइड करता है। तो इसकी कोलिजन की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस हीट की वजह से जो ये हमारे पास मिट्योर होता है ये जल जाता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो इसकी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फिर यूटिलाइज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट वो है जो आप लोगों को नजर आती है, जैसे ही ये मिट्योर आके किसी से टकराता है ना एयर पार्टिकल के साथ, तो एकदम वहां पे थोड़ी देर के लिए आपको लाइट नजर आती है। ये जो इसकी एनर्जी होती है ये एक तो इस लाइट की फॉर्म में यूटिलाइज हो जाती है, प्लस जो इसकी रिमेनिंग एनर्जी होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और ये हीट एनर्जी होती है ये एटमॉस्फेयर के सराउंडिंग पार्टिकल्स को मिल जाती है। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन मिट्योर फ्रॉम द आउटर स्पेस इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट बर्न।
The reason is that the meteor travel with very high speed and the friction with air particles in the atmosphere causes it to burn. कहता है कि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और जब जाकर ये एयर पार्टिकल से जाके कोलाइड करता है तो ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर पार्टिकल्स इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से ये जल जाता है और जो इसकी एनर्जी होती है वो फिर कन्वर्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। लाइट तो वो है जिसकी फॉर्म में ये आपको नजर आता है और जो हीट होती है ना वो फिर सराउंडिंग के एयर पार्टिकल जो होती हैं उनको मिल जाती है जी। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। जो स्प्रिंग ऑफ वॉच होती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। तो याद रखिएगा जी कि व्हेन वी विंड द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच वी डू वर्क ऑन इट। जो याद रखिएगा जो स्प्रिंग होता है वॉच का उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विच इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्केयर। अब इस रिलेशनशिप के अंदर ये जो के है ये उसी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। जो घड़ियां होती हैं ना उनके अंदर स्प्रिंग लगे हुए होती हैं उन स्प्रिंग्स के अंदर बेसिकली ये एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है 1/2 के एक्स स्केयर। अब यही एनर्जी जो जो स्प्रिंग होती है ना ये कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो नीडल्स होती हैं वॉच की वो घड़ी के अंदर मूव कर रही होती हैं। ठीक है। सो द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग 1/2 के एक्स स्केयर दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी and we see the needles of the watch moving around the clock. होप सो दैट आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ आ चुका होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं जी कि अ मैन ड्रॉप अ कप फ्रॉम सर्टन हाइट विच ब्रेक इनटू पीसेस व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड। कहता है कि एक पर्सन है वो किसी भी हाइट से एक कप को डाउनवर्ड फेंक देता है तो वो कप जो है ना वो डिफरेंट पीसेस के अंदर टूट जाता है। तो एनर्जी चेंजेस कौन कौन से यहाँ पर इन्वॉल्व है ये बताएं। तो इसके आंसर को समझने के लिए आप समझ लें कि हमारे पास इस तरह की एक हाइट है जिस हाइट के ऊपर एक कप पड़ा हुआ है। अब अगर ये हाइट के ऊपर कप पड़ा हुआ है ना तो इसके पास याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब जैसे ही आप इस कप को यहाँ से नीचे फेंकेंगे डाउनवर्ड तो इसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये कन्वर्ट हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और उसके बाद जब ये कप जाकर इस फर्श के साथ जाके टकराएगा टकराने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और ये डिफरेंट पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो इसकी ये काइनेटिक एनर्जी थी ये जब जाके फर्श से टकराता है तो ये फिर आगे मजीद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट जैसे ही ये फर्श से जाके टकराता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो साउंड को प्रोडक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा। उसके बाद साउंड के बाद कोलिजन की वजह से यहाँ पर हीट भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो हीट की फॉर्म में भी यूटिलाइज हो जाएगा। और तीसरा जब इसके डिफरेंट पीसेस बन जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो इन डिफरेंट पीसेस के अंदर भी यूटिलाइज हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई जी कि व्हेन द कप इज इन द हैंड ऑफ अ मैन एट अ सर्टेन हाइट इट हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये किसी हाइट पर होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करता है हाइट और वेट ऑफ द कप के ऊपर। When the man drop it, potential energy is converted into kinetic energy. जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में डिपेंड हो जाएगी। अब इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है ये डिपेंड करता है मास एंड स्पीड ऑफ द कप के ऊपर जी। फिर व्हेन द कप हिट द ग्राउंड and break into pieces, the kinetic energy is then converted into sound, heat and breaking the cup into pieces. ठीक है जी। तो ये सारी पॉसिबल चेंजेस होती हैं पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनके अंदर हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि अ मैन रोइंग बोट अपस्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर इज ही डूइंग वर्क। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक पर्सन जो है वो बोट को मूव करवा रहा है अलोंग द अपस्ट्रीम। ठीक है जी। लेकिन वो एक दूसरे पर्सन जो कि दरिया के किनारे पे बैठा हुआ है उसकी रिस्पेक्ट से ये रेस्ट में है। तो क्या ये जो पर्सन कश्ती जो चला रहा है जो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू एक दूसरे पर्सन के जो हमारे पास साहिल में बैठा हुआ है तो क्या ये कोई वर्क कर रहा होगा ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है। जो इंसान कश्ती चला रहा है ना वो रेस्ट में है उस इंसान की निस्बत जो किनारे पे बैठा हुआ है। जो इंसान किनारे पे बैठा हुआ है वो ये इमेजिन कर रहा है कि यार वो जो बंदा कश्ती चला रहा है वो रेस्ट में है। तो क्या ये कोई वर्क कर रहा है जो बंदा कश्ती चला रहा है साहिल पे बैठे हुए इंसान के मुताबिक ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अपस्ट्रीम का मतलब ये नहीं होता कि आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ये इसका मीनिंग नहीं है। ये आपके सामने मैंने फिगर शो की है। यहाँ पे दो तरह की स्ट्रीम है, एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है। याद रखिएगा, अगर तो कश्ती मूव कर रही हो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करते हैं, बोट भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही हो ना, तो फिर ये बन जाती है डाउन स्ट्रीम। सिमिलरली, अगर बोट जो है वो मूव कर रही हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो के ऑपोजिट मूव कर रही हो, तो फिर ये अप स्ट्रीम बन जाती है। अब अगर अप स्ट्रीम में देखें तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जो है वो राइट वर्ड है, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो राइट साइड पे, और जो बोट है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रही है, तो ये फिर अप स्ट्रीम बन जाती है। तो अब आपकी जो बोट है ना वो अप स्ट्रीम के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये कोई वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं वर्क करेगा? द मैन डू नॉट डू एनी वर्क व्हेन ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर। कहता है कि जब इंसान जो है वो कोई वर्क नहीं करेगा, किसकी रिस्पेक्ट से? एक ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट से जो किनारे पे बैठा हुआ है, उसके लिहाज से वो कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा जी? हमें पता है कि कोई भी जगह पर वर्क डन कब होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करें और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करे। तो हम ये कहते हैं जी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क हुआ है, बिकॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर ये देखें कि जो इंसान कश्ती को चला रहा है वो तो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू एन अ पर्सन विच सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रिवर। ठीक है ना जी? when the man is rowing the boat upstream but he is at rest, जो इंसान कश्ती चला रहा है वो तो रेस्ट में है। किसकी रिस्पेक्ट से रेस्ट में है? एक ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट से, इंसान की रिस्पेक्ट से रेस्ट में है जो किनारे पे बैठा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि फिर इस इंसान का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो जाएगा तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है। सो जो इंसान किनारे पे बैठा हुआ है ना, उस इंसान के मुताबिक जो बंदा कश्ती चला रहा है वो कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि वो इंसान रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है। किनारे पे बैठा हुआ इंसान ये इमेजिन कर रहा है कि जो बंदा कश्ती चला रहा है वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रहा है, तो इस वजह से इसकी रिस्पेक्ट से वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है जी? तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। वाई एनर्जी सेवर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स। कहता है कि जो एनर्जी सेवर्स होती हैं उनको आप क्यों यूज करते हो एज कंपेयर टू हमारे पास जी नॉर्मल बल्ब की निस्बत। तो हम ये कह देते हैं कि इसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं। इन मैनी वेज एनर्जी सेवर्स आर मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब्स। कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हुए हैं जी, लाइक ड्यू टू द एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऑफ एनर्जी सेवर्स इट कंज्यूम लेस एनर्जी एज कंपेयर टू नॉर्मल बल्ब। एन एस्टिमेटेड सेविंग ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ एनर्जी सेवर इज 80%। याद रखिएगा, क्योंकि इनका जो एनर्जी सेवर्स होते हैं ना, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इस वजह से जो एनर्जी सेवर्स होते हैं वो कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। ठीक है जी? तो जो आम बल्ब होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो एनर्जी सेवर अगर कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं तो इसका इसका मतलब ये है कि 80% ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी सेफ हो जाती है, क्योंकि हमारी कम एनर्जी यूटिलाइज होती है। ठीक है? एक तो ये फ़ायदा होता है कि एनर्जी सेवर जो है वो कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। दूसरा फायदा क्या होता है जी? कि इट प्रोड्यूस लिटिल हीट एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब एंड इट लाइट इट नॉट पेनफुल फॉर अवर आइज। कि याद रखिएगा, जब एनर्जी सेवर्स होते हैं ना, उसके अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो बहुत कम पैदा होता है। प्लस जो एनर्जी सेवर से लाइट पैदा होती है वो आंखों के लिए नुकसानदेह नहीं होती। ठीक है? अब एक नॉर्मल बल्ब है ना, उसको आप जैसे ही लगाते जाएंगे वो थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाता है, लेकिन एनर्जी सेवर इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, मतलब उसमें हीटिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस होता है। प्लस जो आम बल्ब है ना, उसकी वजह से जो लाइट प्रोड्यूस होगी उसको अगर आप देखोगे तो वो आपकी आंखों में एक चुभन सी महसूस होगी, आपकी आंखों के लिए वो नुकसानदेह होती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। लेकिन जो बल्ब होता है ना, जो एनर्जी सेवर होता है, इसकी वजह से जो लाइट प्रोड्यूस होती है वो आंखों को चुभती नहीं है, वो आंखों के लिए नुकसानदेह भी नहीं होती। ठीक है जी? तीसरा पॉइंट क्या होता है? एनर्जी सेवर्स आर मोर सस्टेनेबल देन नॉर्मल बल्ब। जो एनर्जी सेवर्स होती हैं इनकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। नॉर्मल बल्ब जो होते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी सेवर्स जो होते हैं ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। एनर्जी सेवर्स की जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है, और इनकी जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। नॉर्मल बल्ब से जो लाइट होगी ना वो कम पैदा होती है, उसकी रोशनी कम होती है। लेकिन जो एनर्जी सेवर्स होती हैं, इनसे जो रोशनी पैदा होती है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो रोशनी ज़्यादा होती है हमारे पास। ठीक है जी? सो लाइट ऑफ एनर्जी सेवर हैज़ हायर वैल्यू एंड इंटेंसिटी।
तो ये थे हमारे पास इस चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। होप सो दैट आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अगर तो ये क्वेश्चन समझ आ चुके हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।